मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप लोग अच्छे से अपने घरों पर होंगे और बहुत बढ़िया ढंग से अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। आप लोगों से सबसे पहले तो मैं यही बात कहूंगा कि मेरे प्यारे बच्चों, इस समय गर्मी का मौसम है और बहुत अधिक गर्मी बढ़ गई है। एकाएक हीट वेव आ गया है, लू चलने लगी है। इसलिए आप लोग अधिक से अधिक अपने घरों पर ही समय बिताए। सुबह शाम ही घर से बाहर निकले, अन्यथा बेवजह घर से बाहर न निकले। आवश्यक कार्यों से ही घर से बाहर निकले। और ये समय है कि आप लोग जितना अधिक से अधिक हो सके पढ़ ले, क्योंकि इस समय दिन बहुत बड़ा करता है और आपके पास अधिक से अधिक समय मिलता है आपकी बोर्ड की तैयारी करने के लिए। तो यही समय है कि इस समय का फायदा उठा करके खूब अच्छी तरह से पढ़ाई कर ले। और मैं कहूंगा कि अपना सेल्फ स्टडी के साथ, जहां आप लोग ऑफलाइन ट्यूशन वगैरह करते हो, उन सबके साथ साथ आप थोड़ा बहुत यूट्यूब से भी पढ़ाई कर ले। और यूट्यूब के लिए आप लोग कई प्लेटफॉर्मों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसमें आप चाहे तो हमारे इस वीडियो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं निःशुल्क कक्षा 9 और 10 के बच्चों को पढ़ाने का संकल्प लिया हूं और इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। चलिए हम लोग अपने अध्ययन की ओर चलते हैं। इससे पहले हम लोगों ने बोल्शेविक क्रांति के क्रम में फरवरी क्रांति तक पहुंचा था और देखा कि किस तरह से रूस में जो है ना कि कई क्रांतियां हुई जारशाही को समाप्त करने के लिए। अंततः फरवरी क्रांति का परिणाम यह हुआ कि जार को गद्दी छोड़कर भागना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी रूस में अस्थायी सरकार की स्थापना नहीं हो सकी। रूस में कोई भी अस्थायी सरकार की स्थापना नहीं हो सकी और ये कोई भी सरकार लंबे समय तक रह नहीं पाई, क्योंकि जिस उम्मीद को, जिस इच्छाओं को, जिस आकांक्षाओं को लेकर के सर्वहारा वर्ग ने, आम जनता ने आंदोलन किया था, ये क्रांतियां की थी, उनकी इच्छाओं की पूर्ति किसी शासकों ने नहीं किया। और यही कारण है कि इन लोगों ने लगातार संघर्षों के द्वारा अपने शासकों को पदस्थापित करते रहे, पदच्युत करते रहे। इसी क्रम में हम लोगों ने केरेंस्की सरकार तक देखा था कि केरेंस्की के नेतृत्व में एक उदारवादी सरकार की स्थापना हुई थी, जिसने कई उद्देश्यों को लेकर के सरकार की स्थापना किया था, लेकिन यह भी जनता की इच्छाओं पर खरे नहीं उतर सका। इसी बीच क्या होता है कि अब बोल्शेविक क्रांति की, जिस बोल्शेविक क्रांति की चर्चा हम लोग शुरू में किए थे, उस क्रांति तक पहुंचते हैं और इस क्रांति के जनक माने जाते हैं लेनिन को। बोल्शेविक क्रांति का जनक लेनिन को माना जाता है। तो बोल्शेविक क्रांति के जनक लेनिन जो है, इनका थोड़ा सा हम लोग प्राथमिक परिचय प्राप्त कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि लिखा हुआ है कि लेनिन जो थे, लेनिन का पूरा नाम व्लादिमीर इलिच उलियानोव था। व्लादिमीर इलिच उलियानोव, ये लेनिन का पूरा नाम था, लेकिन आमतौर पर इन्हें लोग व्लादिमीर इवानोविच लेनिन के नाम से जानते थे। तो लेनिन का ये नाम था। अगर लेनिन के जन्म की बात करें तो लेनिन का जन्म 22 अप्रैल 1870 ईस्वी में वोल्गा नदी के किनारे स्थित एक सिम्ब्रस्क नामक गांव है। वोल्गा नदी के तट पर सिम्ब्रस्क नामक गांव बसा हुआ है। वहीं पर 22 अप्रैल 1870 ईस्वी को लेनिन का जन्म हुआ था। लेनिन प्रारंभ से ही उग्र विचारों वाले व्यक्ति थे। ये माने विरोधी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और ये संघर्षशील व्यक्ति थे। इनके बड़े भाई की हत्या जार अलेक्जेंडर के द्वारा कर दिया गया। जार अलेक्जेंडर के द्वारा नहीं किया गया। क्या हुआ कि इनके भाई को जार अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या के खिलाफ गिरफ्तार कर लिया गया और इनको गोली मार दी। यानी इन पर यह आरोप लगाया गया, इनके बड़े भाई पर, कि इन्होंने जार अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या की है और इसीलिए इनको गोली मार दिया गया। गोली मार करके इनकी हत्या कर दी गई। इसी कारण से लेनिन जारशाही के विरोधी हो गए।
अर्थात ये जारशाही के विरुद्ध थे और इनका ये संकल्प हो गया कि मैं रूस से जारशाही को उखाड़ फेंकूंगा, समाप्त कर दूंगा। तो ये थे लेनिन, और इसी लेनिन के नेतृत्व में ये बोल्शेविक क्रांति होती है। इस क्रांति के दौरान ही जो हम फरवरी की क्रांति और जनवरी में जो घटनाएं हुई थी, खूनी रविवार वगैरह, तो उन्हीं समय में इस राजनीतिक मंच पर अब लेनिन का प्रादुर्भाव होता है, जब केरेंस्की की सरकार थी। केरेंस्की के सरकार के समय लेनिन का प्रादुर्भाव होता है। अब आप सोच रहे हैं कि लेनिन का प्रादुर्भाव कैसे होता है, लेनिन थे कहां? तो लेनिन इससे पहले ही, चूंकि इनके भाई को मार दिया गया था, उसी समय इनको जो है ना कि निर्वासित जीवन, जार के द्वारा इनको देश निकाला घोषित कर दिया गया था, क्योंकि अभी अपने भाई के विरुद्ध ये भी सरकार के विरुद्ध लड़ने लगे। मैंने पहले ही कहा ये जारशाही के विरुद्ध हो गए और इनका संकल्प था कि मैं जारशाही को समाप्त कर दूंगा। तो इस क्रम में जब जारशाही के खिलाफ ये लड़ना शुरू किए तो इनको जो है ना कि निर्वासित कर दिया गया, रूस से निर्वासित कर दिया गया और वे स्विट्जरलैंड में जाकर के निर्वासित जीवन जीना शुरू कर दिया। तो स्विट्जरलैंड में ये अपना निर्वासित जीवन जी रहे थे। उसी समय क्या होता है कि रूस में क्रांति शुरू हो जाती है, 1917 की क्रांति शुरू हो जाती है। और जब ये क्रांति शुरू होती है तो इस क्रांति में हम लोगों ने पढ़ा था कि जार निकोलस द्वितीय को गद्दी छोड़ना पड़ता है। तो जार निकोलस द्वितीय जब गद्दी छोड़ देते हैं तब जर्मनी की सहायता से लेनिन रूस पहुंचते हैं। मार्च 1917 में जब क्रांति हुई तो जर्मनी के सहायता से लेनिन रूस पहुंचते हैं। जब वह अप्रैल 1917 में पेट्रोग्राद पहुंचे तो रूसी जनता का उत्साह दोगुना हो गया, रूसी जनता का उत्साह बढ़ गया। जिस तरह से हमने देखा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था और गांधी जी का प्रादुर्भाव जब भारत में होता है, गांधी जी जब भारत में आते हैं तो जनता का उत्साह बढ़ जाता है और पूरे जोश के साथ जनता अंग्रेजों के खिलाफ लड़ती है। वही हाल हुआ, लेनिन के रूस पहुंचते हैं, लेनिन के पेट्रोग्राद पहुंचते हैं और रूसी जनता का उत्साह बढ़ गया। तो जान लेते हैं कि जार द्वारा निर्वासित होकर स्विट्जरलैंड में लेनिन अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। ठीक। और 1917 के क्रांति के दौरान जर्मनी की सहायता से रूस पहुंचा और जब रूस पहुंचा और अप्रैल में पेट्रोग्राद पहुंचा तो रूस की जनता का उत्साह बढ़ गया। अब जब लेनिन रूस में आए तो लेनिन ने घोषित किया कि यह रूसी क्रांति अभी पूरी नहीं हुई है। इन्होंने आते ही यह घोषणा किया कि हमारी क्रांति अभी पूरी नहीं हुई है, हमारा उद्देश्य केवल जार को निर्वासित करना नहीं था, एक जो है ना कि एक सर्वहारा वर्ग का एक अच्छा शासन और सामाजिक परिवर्तन हम लोग चाहते थे और एक अच्छा शासन स्थापित करना चाहते थे जो अभी तक नहीं हो पाया है, इसलिए हम लोगों की क्रांति अभी पूरी नहीं हुई है। इसलिए हम लोगों को एक दूसरी क्रांति अनिवार्य है। इन्होंने खुलेआम घोषणा किया कि एक दूसरी क्रांति अनिवार्य है।
और तब उन्होंने बोल्शेविक पार्टी का, अपना बोल्शेविक दल का कार्यक्रम प्रस्तुत किया। जब बोल्शेविक कार्यक्रम प्रस्तुत किया उसको अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। तो लेनिन ने क्या किया? लेनिन ने बोल्शेविक दल का कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसे अप्रैल थीसिस के नाम से जानते हैं। अप्रैल थीसिस के नाम से जानते हैं। और इन्होंने बोल्शेविक दल का अपना कार्यक्रम तैयार किया। लेनिन ने 3 नारे दिए। रोटी, इन्होंने जो रूस में जनता को, आंदोलन करने वाली जनताओं को 3 नारा दिया, शांति, रोटी और भूमि। इन्होंने क्या 3 नारा दिया? लेनिन ने 3 नारा दिया। भूमि, शांति और रोटी। ये लेनिन द्वारा इस क्रांति के दौरान दिए गए नारे थे, भूमि, शांति और रोटी। तो इन्होंने ये 3 नारा दिया। अब लेनिन जो है ट्रोट्स्की के साथ मिलकर के, ट्रोट्स्की की सहायता से केरेंस्की सरकार को उलट देने का प्रयास किया। यदि लेनिन की इस क्रांति में इनका सबसे बड़ा सहयोगी ट्रोट्स्की बना, और ट्रोट्स्की के सहयोग से ये जो केरेंस्की की सरकार वर्तमान रूस में चल रही थी, इस सरकार को उलट देने का प्रयास किया। और फिर इन्होंने मिलकर के जनता को आवाहित किया, सेना को आवाहित किया, और सेना और जनता के साथ लेकर के ये 1917 में 7 नवंबर 1917 की घटना है। 7 नवंबर 1917 को इन्होंने जनता और सेना की मदद से पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी आदि जितने भी सरकारी भवन थे, उन सभी सरकारी भवनों पर बोल्शेविकों ने अधिकार कर लिया। लेनिन जो संकल्पित थे कि केरेंस्की सरकार को उलट देना है, और इस काज में उनका मदद कर रहे थे ट्रोट्स्की, दोनों ने पहले सेनाओं और आम जनता को संबोधित किया, उन सबको मिलाया, और तब इन्होंने एक बहुत बड़े आंदोलन की नींव रखी। और 7 नवंबर 1917 ईस्वी को सेना और जनता की मदद से इन्होंने इन सारे सरकारी भवनों पर अपना अधिकार कर लिया, अर्थात बोल्शेविकों का अधिकार हो गया। जब बोल्शेविकों का सारे सरकारी दफ्तरों पर अधिकार हो गया, तब केरेंस्की डर करके और रूस छोड़ करके भाग गए। यानी क्या होता है कि 7 नवंबर 1917 को जनता और सेना की मदद से पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन, बैंक, टेलीफोन केंद्र,
टेलीफोन केंद्र, कचहरी आदि सभी सरकारी भवनों पर बोल्शेविक दल का अधिकार हो गया। बोल्शेविक दल का अधिकार हो गया। जब बोल्शेविक दल का अधिकार इन सारे स्थानों पर हो गया, यानी सारे सरकारी दफ्तरों पर हो गया, और जनता को इतना उग्र और इतना उत्तेजित देखा, तो केरेंस्की क्या किया, सरकार रूस छोड़ करके भाग गया। केरेंस्की रूस छोड़कर भाग गया। रूस छोड़ करके भाग गया। इस प्रकार जो है लेनिन ने ट्रोट्स्की के साथ मिलकर के केरेंस्की सरकार को अपदस्थ कर दिया और सत्ता परिवर्तन यानी सत्ता पलट रूस में हो गया। अब सत्ता पलट होने के बाद, सत्ता परिवर्तन होने के बाद, अब शासन की बागडोर बोल्शेविकों के हाथ में आ गई, जिसका अध्यक्ष लेनिन को बनाया गया। यानी जब केरेंस्की सरकार को अपदस्थ कर दिया गया, तो अब क्या हुआ, अब शासन की बागडोर बोल्शेविक दल के हाथ में आ गई, और बोल्शेविक दल के जब हाथ में आए तो इसका अध्यक्ष लेनिन को बनाया गया, और ट्रोट्स्की जो इसका सबसे सहयोगी था उसको विदेश मंत्री बनाया गया। और ये विश्व इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि सत्ता सर्वहारा वर्ग के हाथ में आई थी। तो विश्व इतिहास में यह पहली बार यह हुआ कि सर्वहारा वर्ग के हाथ में सत्ता आ गई। क्या हुआ, भाग गया। तब सत्ता की बागडोर बोल्शेविक दल के हाथ में आ गई। बोल्शेविक दल के हाथ में आ गई तथा उसका अध्यक्ष लेनिन को बनाया गया। लेनिन को बनाया गया तथा ट्रोट्स्की को विदेश मंत्री बनाया गया। ट्रोट्स्की विदेश मंत्री बना। ट्रोट्स्की विदेश मंत्री बना। यानी विश्व इतिहास में सब पहली बार सत्ता सर्वहारा वर्ग के हाथ में आ गई। अर्थात कहेंगे विश्व में पहली बार सत्ता सर्वहारा वर्ग के हाथ में आई, और इस प्रकार से 1917 की जो बोल्शेविक क्रांति थी, यह बोल्शेविक क्रांति पूरी हुई। अर्थात बोल्शेविक क्रांति अब जाकर के केरेंस्की सरकार के पतन के साथ पूरा होती है और बोल्शेविकों की विजय होती है, और अब सत्ता जो है बोल्शेविक दल के हाथ में आती है, जिसका अध्यक्ष लेनिन को बनाया जाता है और उसका सहयोगी ट्रोट्स्की को विदेश मंत्रालय दे दिया जाता है। तो इस प्रकार से रूस में सत्ता अब किसानों और मजदूरों के हाथ में आ गई। यानी इतिहास में पहला बार सत्ता पर काबिज किसान और मजदूर हो रहे थे। ये बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ, या कहें कि बोल्शेविक क्रांति की यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी। अब बोल्शेविक दल के हाथ में सत्ता आ गई और
तो उनका उत्तरदायित्व, उनकी जवाबदेही बढ़ गई। अब बोल्शेविक दल का उत्तरदायित्व और पहले से बढ़ गया। सत्ता आने के बाद लेनिन के सामने भी कई समस्याएं जो है, बहुत जटिल समस्याएं उत्पन्न हो गई, परंतु लेनिन ने भी बहुत सावधानी के साथ, बहुत हद तक गंभीरताओं के साथ इन समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास किया। लेनिन भी, चूंकि इन लोगों ने जो क्रांति की थी, इन्हीं चीजों के लिए क्रांति किया था, इन समस्याओं के निराकरण के लिए क्रांति किया था, देश में शांति के लिए क्रांति किया गया था। तो जिनके हाथ में आना था उनको तो ये करना था, अन्यथा फिर सरकार को पलटा जाता। तो जब खुद इन्हीं लोगों के, यानी सर्वहारा वर्ग के हाथ में ही आ गई, अब इन लोगों को ही करना था, बोल्शेविक दल के हाथ में आ गए तो इनको ही करना था। तो केरेंस्की ने, लेनिन ने बहुत ही सावधानी के साथ इन सारे समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास शुरू किया। इस क्रम में उसने सर्वप्रथम, तो मेरे प्यारे बच्चों, अब जो जवाबदेहियां आई, तो सबसे पहले लेनिन ने क्या किया? तो देखिए, सबसे पहले लेनिन ने क्या किया? लेनिन के सामने तीन समस्याएं थी। लेनिन की समस्या भूमि, शांति और रोटी, इन्हीं तीन चीजों का नारा लेकर के तो इन लोगों ने आंदोलन शुरू किया था। तो सबसे पहली समस्या इन्हीं तीनों चीजों की थी। तो लेनिन ने सबसे पहला जो काम किया वह शांति की ओर कदम बढ़ाया। और शांति की ओर कदम बढ़ाने के लिए, शांति कैसे आ सकती थी? तो देश जो है ना कि विश्व युद्ध से जूझ रहा था, शांति के लिए युद्ध को समाप्त करना था। तो लेनिन ने क्या किया कि सबसे पहले जर्मनी के साथ ब्रेस्ट-लिटोवस्क की संधि किया। चूंकि इस संधि में सोवियत रूस को लगभग 1/4 अपना भूभाग भी गंवाना पड़ा था, लेकिन इन सारे शर्तों को स्वीकार करते हुए लेनिन युद्ध से बाहर हो गया, अर्थात रूस इस युद्ध से बाहर हो गया। तो लेनिन ने पहला काम क्या किया? लेनिन ने सर्वप्रथम जर्मनी के साथ ब्रेस्ट-लिटोवस्क की संधि किया, जिसमें रूस को अपना 1/4 भूभाग गंवाना पड़ा। ये ब्रेस्ट-लिटोवस्क की संधि क्या थी? तो यह शांति विराम संधि थी, युद्ध विराम संधि थी, शांति स्थापित करने के लिए, अर्थात प्रथम विश्व युद्ध से बाहर होने के लिए लेनिन ने किया था जर्मनी के साथ कि मैं इस युद्ध में अब नहीं लड़ना चाहता था। तो जर्मनी ने आरोप लगाया कि आप हार रहे हैं। इसने कहा हाँ, मैं स्वीकार करता हूं कि मैं इस युद्ध में हार रहा हूं, लेकिन मैं बाहर निकलना चाहता था। ऐसे में उसने इस पर दंड भी लगाया, जिसमें इसके 1/4 भूभाग जर्मनी कब्जा कर लेता है। इन सारे शर्तों को स्वीकार करते हुए लेनिन जो है सबसे पहले रूस को इस युद्ध से बाहर करता है। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप इस युद्ध में रहते हैं तो आप आंतरिक मामलों पर ध्यान नहीं दे सकते थे, जनता के भूखमरी को ध्यान में नहीं रख सकते थे, क्योंकि आपका ध्यान तो उस युद्ध में लगा रहता। इसलिए लेनिन ने उस ओर से अपना ध्यान हटाया और पहले बाहर की समस्या को समाप्त करने के लिए उसने युद्ध विराम संधि कर लिया, ब्रेस्ट-लिटोवस्क की संधि को स्वीकार कर लिया। अब लेनिन रूस के आंतरिक समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। उस समय रूस में गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, और इस गृह युद्ध की स्थिति जब उत्पन्न हो गई तो इसका फायदा उठाते हुए अमेरिका, जापान, ब्रिटेन और फ्रांस हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। जब रूस में जो गृह युद्ध शुरू हुआ तो इन 4 देशों ने, अमेरिका, जापान, ब्रिटेन और फ्रांस ने
हस्तक्षेप करते हुए रूस पर आक्रमण कर दिया। तो क्या हुआ? अमेरिका ब्रिटेन, जापान एवं फ्रांस ने रूस पर आक्रमण कर दिया। अभी हमने बताया आपको कि गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी रूस में, और इसी गृह युद्ध की स्थिति का वो लोग फायदा उठाया और इसमें हस्तक्षेप के बहाने वो आक्रमण किए थे। लेकिन सचमुच ये एकमात्र उनका बहाना था। वे लोग तो चिढ़े हुए थे, क्योंकि यह मित्र राष्ट्रों की तरफ से युद्ध लड़ रहा था और एक शक्तिशाली देश था। जब ये बाहर हुआ तो कुछ तो कमी हुई थी, कुछ तो शक्ति कमजोर हुई थी मित्र राष्ट्रों की, और मित्र राष्ट्र लोग चिढ़ गए कि बताओ हम लोग युद्ध लड़ रहे हैं और हम लोगों को छोड़ के भाग रहे हैं। कोई साथी जब अपना साथ छोड़ता है तो गुस्सा आता है। इसी गुस्से में इन सभी देशों ने रूस पर आक्रमण कर दिया। लेकिन लेनिन ने साहसपूर्वक इन सभी विरोधियों का सामना किया, ये भी हार नहीं माना और इन सभी देशों को मुंह तोड़ जवाब दिया। सबसे पहले क्या किया? ट्रटस्की ने एक लाल सेना का गठन किया। क्योंकि विदेश मंत्रालय उसके हाथ में था, विदेश मंत्री ट्रटस्की था, तो उसने विदेशी आक्रमणों को रोकने के लिए एक लाल सेना का गठन किया, और लाल सेना की सहायता से इस विदेशी आक्रमण को सफलतापूर्वक सामना किया, यानी कर दिया। तब ट्रटस्की ने लाल सेना का गठन किया तथा सफलतापूर्वक इन आक्रमणों का सामना किया। तो यानी बाहर वाली समस्या का समाधान हो गया। अब अंदर जो गृह युद्ध चल रहा था, इस समस्या के समाधान के लिए लेनिन ने क्या किया? एक गुप्त पुलिस संगठन चेका का गठन किया। अर्थात आंतरिक मामलों के समाधान के लिए लेनिन ने चेका नामक गुप्त पुलिस संगठन का निर्माण किया। इसका कार्य क्या था? यह छापामार युद्ध की तरह लड़ते थे। ये चेका जो संगठन थे, ये अचानक छापा मार करके विद्रोहियों को पकड़ लेती थी और उनको ले आकर के गिरफ्तार कर लेते थे। और इस प्रकार लेनिन ने इस आंतरिक विद्रोह को दबाने में सफलता प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार से जो पहली समस्या देश में शांति की जो स्थापना करना था, इस पर लेनिन सफलता प्राप्त कर लिया। उधर विदेश मंत्री ट्रटस्की ने विदेशी आक्रमणों को नाकाम कर दिया और इधर लेनिन ने आंतरिक मामलों को दबाने में सफलता प्राप्त कर लिया। और इस प्रकार रूस में जो है ना कि शांति स्थापित हो गया। इसके बाद लेनिन ने एक मजबूत केंद्रीय सत्ता की स्थापना किया और 1918 में विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश रूस का नया संविधान बनाया गया। मजबूत केंद्रीय सत्ता की स्थापना किया और 1918 में विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित किया। और पहले समाजवादी शासन की स्थापना करने के बाद उस देश का नया संविधान बनाया गया।
और इस संविधान के अनुसार अब रूस का नाम बदल करके सोवियत समाजवादी गणराज्यों का समूह रखा गया। अब रूस का नाम रूस नहीं रहा, अब इसके जगह इसका नाम रह गया सोवियत समाजवादी गणराज्यों का समूह। लेनिन इन नए राज्यों में प्रतिनिधि सरकार की स्थापना किया, प्रतिनिधि सरकार की व्यवस्था किया। जैसे हम लोगों के यहाँ प्रतिनिधि सरकार होती है, उस तरह के प्रतिनिधि सरकार की व्यवस्था किया। और राजनैतिक संगठन के सबसे निचले स्तर पर जो राजनैतिक संगठन बनाया गया, उस राजनैतिक संगठन के सबसे निचले स्तर पर उसने सोवियत नामक इकाई को बनाया, सोवियत नामक इकाई की स्थापना किया। और कई सोवियतों को मिला करके, इन सोवियतों को मिला करके कांग्रेस, जो स्थानीय समिति थी सोवियत, इनके मिलाकर के एक राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया। और इसकी कार्यकारिणी शक्ति जो कांग्रेस बनी, इस कांग्रेस की कार्यकारिणी शक्ति जो है केंद्रीय समिति को सौंप दिया गया, जो केंद्रीय समिति थी उसको सौंप दिया गया। और इस समिति का अध्यक्ष लेनिन था। मंत्रिमंडल के सदस्यों का चुनाव इसी समिति के द्वारा अर्थात केंद्रीय समिति के द्वारा किया जाना था। तो अब जो है कि आंतरिक मामलों के समाप्ति हो जाने के बाद लेनिन ने एक मजबूत केंद्रीय सत्ता की स्थापना की, केंद्रीय सत्ता की स्थापना किया तथा रूस में विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित हुआ, समाजवादी शासन स्थापित हुआ। और जब विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित हुआ तो रूस का नया संविधान बनाया गया। और इस संविधान के अनुसार अब रूस का नाम सोवियत समाजवादी गणराज्यों का समूह, सोवियत समाजवादी गणराज्यों का समूह रखा गया। ठीक है। इस तरह से नया संविधान की बात करें तो नया संविधान कब बनाया गया? रूस का संविधान 1918 ईस्वी में बनाया गया। रूस का नया संविधान 1918 ईस्वी में स्थापित किया गया। अब लेनिन ने क्या किया? लेनिन ने नए राज्यों में प्रतिनिधि, जो नए राज्यों का गठन किया गया, ये जो सोवियत गणराज्य की स्थापना किया गया, तो इसमें नए राज्यों में प्रतिनिधि सरकार की व्यवस्था किया, प्रतिनिधि सरकार की व्यवस्था किया। इसके अनुसार उसने क्या किया? जो कार्यकारिणी शक्ति थी, इससे ये जो पूरे राजनीतिक जो संगठन था, इन सभी राजनीतिक संगठनों के, यानी राजनैतिक संगठनों के सबसे निचले स्तर पर, सबसे निचले
स्तर पर सोवियत नामक इकाई बनाई गई। सोवियत नामक इकाई बनाई गई। सोवियत नामक इकाई बनाई गई। जब सोवियत नामक इकाई बनाई गई तो इन सभी सोवियतों को मिला करके एक राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया। इनको मिलाकर एक राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया। राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया। अब वहां किस तरह से सरकारें चलेगी, इन सरकारों का जो है किस गठन कैसे हो रहा है, ये मैं समझा रहा हूं कि पूरे रूस जो सोवियत गणराज्य की स्थापना किया गया, सभी सोवियतों में, सभी गणराज्यों में उन्होंने प्रतिनिधित्मक सरकार बनाई। प्रतिनिध्यात्मक सरकार के बाद जितने भी शासन की निचली इकाई थी, जैसे हमारे यहाँ शासन की निचली इकाई राज्य आम चीजें होती है, तो वहां पर उन्होंने सोवियत नामक इकाई की स्थापना किया और सभी सोवियतों को मिला करके, जितने भी सोवियत थे इन सबको मिलाकर के एक राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया गया। और राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी शक्ति, इसका कार्यकारिणी शक्ति केंद्रीय समिति के हाथ में दे दी गई। केंद्रीय समिति के हाथ में दे दी गई, के पास दे दी गई। और इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया, तो इसका अध्यक्ष लेनिन को बनाया गया। अब इसी समिति के द्वारा मंत्रियों का चयन होना था। जो मंत्रिमंडल का गठन होना था, तो उस मंत्रिमंडल का चयन इसी समिति के द्वारा होना था। लेनिन ने अपने नए संविधान में, जो नया संविधान बनाया गया था 1918 ईस्वी में, उस नए संविधान में 18 वर्ष अधिक उम्र वाले वैसे सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार और मताधिकार प्रदान कर दिया, जो उत्पादन श्रम द्वारा अपनी जीविकापार्जन करते थे। यानी उन्होंने जो वोट का, जो मताधिकार प्रदान करने का अर्हता रखा, योग्यता रखा, यह योग्यता क्या रखा गया कि पहले तो उम्र सीमा 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए, निर्वयस्क होना चाहिए, और उसके बाद उत्पादन क्रिया द्वारा, उत्पादन श्रम द्वारा वह अपना जीविकोपार्जन करता हो, ऐसा उन्होंने, लेनिन ने लागू किया। इस तरह कहा जाए कि काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार लेनिन ने बना दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब काम के अधिकार को लिख सकते हैं हम लोग कि काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार प्रदान किया गया। इसके बाद लेनिन ने क्या किया, अब तो ये सरकार का गठन हो गया। सरकार के गठन होने के बाद रूस में जो व्यवस्था स्थापित किया गया लेनिन के द्वारा, उसने सबसे पहले जो उत्पादन पर निजी स्वामित्व था, चूंकि वह निजी स्वामित्व के विरोधी था, समाजवाद में निजी स्वामित्व का विरोध होता है, तो वह निजी स्वामित्व को समाप्त कर दिया। और निजी स्वामित्व को समाप्त करके जितने भी छोटे छोटे उद्योग थे, उन उद्योगों पर मजदूरों का नियंत्रण स्थापित कर दिया गया। अब देखिए, लेनिन द्वारा
रूस में व्यवस्था क्या क्या किया गया, मैं ये बता दूं। तो सबसे पहले छोटे उद्योगों की बात करते हैं। छोटे उद्योगों को मजदूरों के नियंत्रण में स्थापित कर दिया। यानी छोटे उद्योगों पर मजदूरों का नियंत्रण स्थापित कर दिया। बैंक, बड़े बड़े उद्योग, जल परिवहन एवं रेलवे का राष्ट्रीयकरण कर दिया। यानी बड़े उद्योग बैंक, जल परिवहन और रेलवे, इन सबका उसने राष्ट्रीयकरण कर दिया। राष्ट्रीयकरण कर देने का मतलब इनको सरकारी बना दिया, सरकार के नियंत्रण में हो गया। इन सब चीजों को सरकार के हाथ में दे दिया। शिक्षा जो था, अगर शिक्षा की बात करें तो पहले रूस में शिक्षा जो था वह चर्च के हाथों में था, अर्थात शिक्षा पर अधिकार चर्च का था, तो शिक्षा पर से चर्च के अधिकार को भी समाप्त कर दिया। शिक्षा पर से चर्च का अधिकार समाप्त करके इसका भी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इसका भी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, अर्थात इसको भी सरकारी बना दिया गया। इस तरह की नई व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास लेनिन ने किया। अब बोल्शेविक दल का नाम बदल करके अब साम्यवादी दल कर दिया गया। जो बोल्शेविक दल था, यहां लिख देता हूं मैं, बोल्शेविक दल जो था, अब बोल्शेविक दल का नाम बदल करके साम्यवादी दल रख दिया गया। साम्यवादी दल, बोल्शेविक दल का नाम बदल करके साम्यवादी दल। इसका जो साम्यवाद का प्रतीक जो बनाया गया, तो लाल झंडे पर हंसुआ और हथौड़ा, लाल झंडे पर हंसुआ और हथौड़ा, यानी कि जो वहां का झंडा बना, उस पर क्या बनाया गया, इस तरह से हंसुए के ऊपर है ना हथौड़ा, हंसुए के ऊपर हथौड़ा, ये वहां का राष्ट्रीय प्रतीक बन गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सारे परिवर्तन लेनिन के द्वारा किया गया। अब उसके सामने एक अन्य समस्या थी, क्योंकि 3 नारे लगाए गए थे, भूमि, शांति और रोटी। काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार प्रदान करके बेरोजगारी की समस्या समाप्त कर दी गई, अर्थात जो रोटी की नारा थी उसको समाप्त कर दिया गया। शांति पहले स्थापित हो गई थी। तो अब लेनिन के समक्ष जो सबसे बड़ी समस्या थी, और वह समस्या थी भूमि का, अर्थात जो वहां के किसानों के पास उनका सारा भूमि छिन गया था और भूस्वामियों के हाथ में, अर्थात सामंतों के हाथ में चला गया था। तो भूमि के पुनर्वितरण की समस्या अब लेनिन के सामने थी। और तब लेनिन ने एक घोषणा के द्वारा भूस्वामियों का जमीन लेकर के और किसानों में पुनर्वितरित किया। भूस्वामियों की जमीनों को सरकार ने लेकर के और किसानों में उसे पुनर्वितरित कर दिया गया। यह केवल उसकी एक औपचारिक मात्र घोषणाएं थी, क्योंकि क्रांति के दौरान ही सारी भूमि
किसानों के हाथ में आ गई थी, किसान उस पर अपना जो है पहले से ही अधिकार जमा बैठे थे। इस कार्य के लिए लेनिन की जो है ना कुछ आलोचनाएं भी की जाती है। जब खेतों को वह किसानों के हाथों में बांट दिया, किसानों में पुनर्वितरित किया, इस कार्य के लिए लेनिन की कुछ आलोचनाएं भी होती है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में भूमि पर राज्य का नियंत्रण होता, अर्थात भूमि भी सरकारी होती है। लेकिन तब लेनिन ने यही जवाब दिया कि उस समय बोल्शेविक दल अल्पमत में था और देश के जनता, देश के किसान बहुमत में थे, इसलिए किसानों के सामने हमें झुकना पड़ा और किसानों को भूमि पुनर्वितरित किया गया। तो इस तरह से इस भूमि की समस्या का भी समाधान लेनिन ने कर दिया, यानी भूमि का पुनर्वितरण, भूमि का वितरण किसानों में कर दिया गया। तो ये सारी नई व्यवस्थाएं थी। अब चूंकि उत्पादन की प्रक्रिया थी, उत्पादन की समस्या थी, देश जूझ रहा था, तो उत्पादन की समस्या के निपटारे के लिए, उत्पादन की समस्या के लिए उसने क्या किया, युद्धरत उत्पादन को, युद्धरत साम्यवाद को लागू किया। उत्पादन में युद्धरत साम्यवाद लागू किया। क्या किया उसने, उत्पादन प्रक्रिया पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए, उत्पादन की समस्या के समाधान करने के लिए लेनिन ने युद्धरत साम्यवाद को लागू किया। युद्धरत साम्यवाद में क्या होता है, फैक्ट्री के तकनीकविदों पर उसने नियंत्रण स्थापित किया। जो टेक्नीशियन थे कंपनी के, उन पर सरकारी नियंत्रण स्थापित किया तथा मजदूरों की सहायता से पूरे फैक्ट्री के उत्पादन प्रक्रिया पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। यानी क्या किया उसने फैक्ट्री के तकनीकविदों पर नियंत्रण कर मजदूरों की सहायता से उत्पादन प्रक्रिया पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया। स्थापित करने का प्रयास किया गया। और दूसरी ओर उत्पादन प्रक्रिया का एक हिस्सा ये, इस पर तो नियंत्रण स्थापित हो गया। अब जो कृषक, वहां की उत्पादन प्रक्रिया का सबसे बड़ा हिस्सा तो किसान था, कृषि थी, तो कृषि पर उसने क्या किया, किसानों से बलपूर्वक अनाज वसूला जाने लगा। किसानों से बलपूर्वक अनाज वसूला जाने लगा। यानी क्या हुआ कि इसमें बलपूर्वक अनाज कैसे वसूला जाता था, तो कृषि करने का अधिकार, चूंकि भूमि पुनर्वितरित कर दिया गया, किसानों को भूमि दे दी गई, और जब उनको खेती करने के लिए कहा गया, वे लोग खेती करने लगे, तो सरकार ने यह दावा किया चूंकि भूमि सरकार की है, आपको दिया गया है, इसलिए कुछ हिस्सा, कुछ हक सरकार का भी बनता है। तो उसने उत्पादन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त फसलों में से अपने आवश्यकता भर फसलों को किसानों को रख करके अब बाकी सारे किसानों को सरकारी गोदामों में जमा करने का आदेश जारी किया।
अर्थात इस आदेश को पूरे कड़ाई के साथ लागू किया गया। अर्थात किसानों के पास उनकी आवश्यकता अनुसार, उनके उपयोग की आवश्यकता अनुसार अनाज छोड़ करके अब बाकी एक्स्ट्रा जो अनाज होता था उनको सरकार जबरदस्ती वसूल लेती थी और वसूल करके सरकारी खजाने में संभावित समस्याओं के, भविष्य की समस्याओं के लिए रखा जाता था। तो लेनिन द्वारा ये जो सारी व्यवस्थाएं की गई, ऐसी बात नहीं है कि लेनिन ने इन सारे व्यवस्थाओं द्वारा रूस पर तो पूर्णतः अपना व्यवस्था स्थापित कर लिया, वहां शांति भी आ गई, रोटी की समस्या भी समाधान हो गई और कहने का मतलब भूमि की व्यवस्था भी सबको हो गई। यानी हर अपने दिए गए नारों को तो पूरा कर लिया, वहां जनता को खुश करने वाली सरकार की स्थापना तो कर दिया, लेकिन यह सरकार पूरी तरह से जनता को खुश कर सके ऐसी बात तो नहीं थी। जरूर इसमें सरकार से कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा था, क्योंकि अभी देख रहे हैं कि फैक्ट्री और किसानों वाला जो व्यवस्था हुआ इसमें कुछ न कुछ तकनीकी कमियां थी जो आगे चल करके समस्या खड़ी करेगी और उस समस्या के समाधान के लिए लेनिन एक नई व्यवस्था लागू करेगा। तो उस चीज को अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं और इसके साथ हम आप लोगों से विदा लेना चाहेंगे। लेकिन एक बार फिर से हम आप लोगों से, मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों से मेरा यही आग्रह होगा कि जितन आप लोग अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक लोगों तक हमारे वीडियो को शेयर करने का प्रयास करें ताकि अधिक से अधिक बच्चे इससे लाभ उठा सके और अपनी पढ़ाई अपने घर पर रहते हुए कर सके। इससे मेरा उद्देश्य है कि मैं गांव के उस कोने कोने तक पहुंचूं, उन झोपड़ियों तक पहुंच जाऊं जहां के लोग किसी कारणवश, जहां के बच्चे किसी कारणवश एक अच्छे शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। तो इसलिए मेरे बच्चों, मेरे इस मुहिम में मेरा साथ दो और आप सब लोग मेरे इस वीडियो को जितना अधिक हो सके आप अलग अलग प्लेटफॉर्मों के माध्यम से, चाहे इंस्टाग्राम हो या अन्य चीजें, उससे अधिक से अधिक लोगों तक फैलाने का प्रयास करो ताकि हर कोने तक ये वीडियो पहुंच सके और लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके, बच्चों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके और उनकी तैयारी सामाजिक विज्ञान की खास करके अच्छे तरीके से हो जाए। क्योंकि मैं अक्सर देखता हूं, मैंने गाँव में बहुत जगह पर देखा और जब मैं पढ़ता था उस समय भी ये समस्याओं का सामना किया था कि ट्यूशन और कोचिंग के नाम पर साइंस विषय और मैथ के तो ट्यूशन मिल जाते हैं, इंग्लिश के ट्यूशन मिल जाते हैं, लेकिन सामाजिक विज्ञान की तैयारी अच्छी तरीके से कराने के लिए कोई ट्यूशन हम लोगों को मिलता नहीं है। ऐसे में हमारे बच्चे सामाजिक विज्ञान में पिछड़ जाते हैं और फिर आगे चल करके हमें जब अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामों की तैयारी करनी होती है तो फिर से यही चीजें शुरू से पढ़नी पड़ती है। तो मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चों आप लोग पूरे जोश के साथ इसी समय से पढ़िए ताकि जब आप बोर्ड के एग्जाम के बाद, 12वीं के एग्जाम के बाद अब कंपटीशन की तैयारी करने में लगे तो इन चीजों पर आपकी पकड़ हो और आप जल्दी से जल्दी सक्सेस हो, आप जल्दी से जल्दी सफलता प्राप्त कर लें। और आप देखते भी होंगे कि हमारे जो ऑफलाइन कोचिंग सेंटर चलती है, आदर्श कोचिंग सेंटर, वहां से पढ़ने वाले बच्चे, अधिक से अधिक बच्चे 12वीं के बाद सफलता प्राप्त करते हैं। तो मेरा उद्देश्य मेरे प्यारे बच्चों यही है कि यह उन सभी बच्चों तक पहुंचे जो किसी कारणवश ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेस नहीं कर पाते हैं। तो मेरे इस मुहिम में आप सब लोग मिलकर के साथ दीजिए और इस वीडियो को, इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सके। और इन सभी के साथ आप लोगों को अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो, किसी तरह की दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करें। और मैं वादा करता हूं, मैंने पहले भी कहा है कि बहुत जल्द अभी मैं लाइव क्लासेस चलाना शुरू करूंगा। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। जय हिंद।